पॉलिस्टर के सिर्फ फॉर्म ही पढ़े थे सर। अरे यार प्रॉपर्टीज बताई थी, मेरे को याद है लास्ट में बताई थी प्रॉपर्टीज मैंने। ये सर आपने ये बताया। सर बताया था सर आपने। इट एब्जॉर्ब, चलो फिर से बता देता हूँ, इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल। बेटा अपने प्लीज अपने अपने मॉड्यूल्स ओपन करके रखो, क्योंकि ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट से मैं लिखाता जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं उस चीज को लिखाने का। तो जस्ट ट्राई टू ओपन योर मॉड्यूल एंड ट्राई टू सी इन दैट आल्सो, बिकॉज थ्योरेटिकल है जहां तक एटलीस्ट 2-3 पेज तक, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा थ्योरी के पार्ट से। बट जहां जहां प्रॉब्लम हो रही है, जहां जहां रिएक्शंस आ रही हैं, आई टेल यू, एंड जहां जहां पे एक्सप्लेनेशंस हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्ट्स, आई टेल यू दैट आल्सो। तो जो भी नया नया चीज होगा वो लिख लेना, बाकी चीजें आपको मॉड्यूल से ही करनी है, ये 2-3 पेजेस एटलीस्ट। तब तक फाइबर चल रहा है, फाइबर में सारी की चीजें जो थ्योरेटिकल वेज में है तो वो तो एटलीस्ट करनी पड़ेगी। जहां जहां केमिकल रिएक्शंस आएंगी वो आई विल टेल यू, ओके दैट, ठीक है। सर कैस्टिक सोडा क्या होता है? NaHCO3। सर इसमें आपने थर्ड कौन सा लिखा है, डाइक्लोरो के बाद? क्या सर आपने इसमें डाई के बाद क्या लिखा है थर्ड वाला? ट्राइक्लोरो। Sir, हाँ can you send this recording on WhatsApp? क्या Can you send this recording on WhatsApp too? बेटा व्हाट्सएप पे तो रिकॉर्डिंग जाती है। You are the new student. Yes, sir. Are you inside the group of Pi class? Yes, sir. But I didn't got yesterday one. क्या I didn't got yesterday one. बेटा पाई क्लास के जो ग्रुप है उन्हीं पे जाती है रिकॉर्डिंग, सो यू कैन गेट दैट। ओके, सो प्रॉपर्टीज के अंदर बात करते हैं। Yes, हमने sir. प्रॉपर्टीज बता दी थी आपको कुछ सारी, इट एब्जॉर्ब द लिटिल वाटर हेंस ड्राई, सब कुछ बता दिया था प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर हमारा जो यूज है पॉलिस्टर फाइबर का, जो प्लीज ओपन द मॉड्यूल, योर मॉड्यूल एंड पेज नंबर 30 इन दैट। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 30। यार एवरीवन प्लीज ऑन योर वीडियो, everyone please on your video and just open the module page number 30. Yes sir. Okay, so in the page number 30 there is a uses written over there. So uses are polyester fiber are widely used in textile industry for making a variety of textiles such as sarees, dresses, materials, curtains. बेटा बहुत सारे पॉलिस्टर मटेरियल्स होते हैं। मैं ऑडिबल और नॉट? Yes, sir, you are Yes, audible. sir. बेटा बहुत सारे पॉलिस्टर्स मटेरियल होते हैं। सबसे बड़ी बात, पॉलिस्टर का यूज देखो कई सारी कंडीशंस में इसका यूज किया जा सकता है। देखो इतनी ज्यादा तरीके से यूज होने का या इतना ज्यादा यूज होने का रीजन ये है कि पहली बात तो इसको डायरेक्टली यूज किया जाता है। मतलब ये है कि डायरेक्टली केवल पॉलिस्टर से ही कुछ कपड़े बनाए जाते हैं। आपकी अगर जैकेट भी बनती है उसमें भी कुछ पॉलिस्टर की चीजें यूज हो जाती हैं। आपका कुछ अगर शायद कोई आपका शूज भी बनेगा उसमें भी कभी कभी पॉलिस्टर लग जाता है। कभी कभी आपके टाइज एंड ऑल में भी पॉलिस्टर का यूज होता है। तो हर जगह इसका यूज होता है। दूसरी बात यह है कि पॉलिस्टर एक सस्ता मटेरियल है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता पॉलिस्टर। तो महंगा नहीं होने की वजह से भी इसको बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। तो ये लो कॉस्ट भी है, ठीक है। उसके बाद इजीली अवेलेबल भी है ये। भाई अगर ये ऐसा फाइबर है जिसको हमने बनाया है या जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, और ये जनरली कई सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में फाइंड होता है, तो ऑब्वियसली बेटा प्लीज एवरीवन प्लीज ऑन योर वीडियो यार प्लीज। अब डिस्कशन चल रहा है एक तरीके का, तो फिर अगर अभी नहीं कर रहे हो तो फिर देख लेना यार, मेरे को मैं बाद में बोलूंगा, मेरे को समझ में नहीं आया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करने का, इतना ज्यादा वाइडली यूज होने का रीजन ये है कि ये इजीली अवेलेबल है, लो कॉस्ट है, डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। मतलब कई फाइबर ऐसे होते हैं, कई फैब्रिक तो ऐसे बनते हैं जो डायरेक्टली आपकी पॉलिस्टर की टी शर्ट बना के देंगे, या कई डायरेक्टली आपका कपड़ा या पूरा पूरा शर्ट पॉलिस्टर का बन सकता है। तो पॉलिस्टर पहली बात तो डायरेक्टली बहुत ज्यादा वाइड एरिया में यूज किया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास बहुत ज्यादा पॉलिस्टर का जो भी उसका टेक्सटाइल का बिजनेस है, वो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पॉलिस्टर का बिजनेस है। तो पॉलिस्टर बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा वाइड तरीके से बनाया जाता है इंडिया में, और हमारे लिए इजीली अवेलेबल भी है।
तो और दूसरी बात यह है कि पॉलिस्टर का यूज दूसरे फाइबर्स को या दूसरे फैब्रिक्स को थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी किया जाता है। Am I right or not? यस सर। बेटा समझ में आई बात या Yes, नहीं? sir. Yes, sir. दूसरे Yes, sir. फैब्रिक्स को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या चाहे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री केवल नेचुरल फाइबर को ही बनाती हो, लेकिन वहां भी पॉलिस्टर का यूज होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पॉलिस्टर का क्या होता है, पॉलिस्टर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पॉलिस्टर उसको मजबूती देता है और पॉलिस्टर इजिली अवेलेबल होता है। तो अगर मान लो 80% हमको मान लो नायलॉन का कपड़ा, मान लो हमको बनाना है कॉटन का, प्योर कॉटन कपड़ा, मान लो हमने 90% कॉटन हमने मिला दिया और 10% पॉलिस्टर मिला दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा किसने पॉलिस्टर मिलाया हुआ है, स्ट्रेंथ भी हो जाएगी उसके पास और हमारा कॉस्ट भी बच जाएगा, क्योंकि 10% पॉलिस्टर मिलाएंगे और 10% अगर मैं इसके जगह लिनन यूज करूं तो 10% लिनन बहुत महंगा आएगा और 10% पॉलिस्टर वही सस्ता आएगा। तो हम कुछ अपनी कॉस्ट को भी बचा सकते हैं, उस पार्टिकुलर यार्न के अंदर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, उस पार्टिकुलर फैब्रिक के अंदर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवा सकते हैं और साथ साथ हम उसको मजबूती भी दे सकते हैं। तो ये हमारे यूज करने के फायदे भी हुए। तो जहां पर नेचुरल फाइबर पर यूज किए जाते हैं या जहां पर बिल्कुल एकदम नेचुरली चीजें बन रही होती है ना, जो नेचुरल फाइबर से बनती है, क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट में बताया कि कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है नेचुरल फाइबर की। अब अगर वहां पर जहां पर कॉस्ट ज्यादा है वहां पर अगर पॉलिस्टर का यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉस्ट को रिड्यूस भी करता है, क्योंकि बेटा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वहां पर 2-4 तौलिया या 2-4 साड़ी नहीं बनती है रोज, वहां पर बहुत ज्यादा 10-10 हजार मीटर के एक एक फैब्रिक लेंथ होती है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। तो एक प्लांट के अंदर एक मशीन में 10-10 हजार मीटर के कपड़े एक एक बार में बनते हैं, तो वो बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें अगर आप सोचो कि अगर एक छोटी सी टॉवेल के अंदर अगर मान लो पॉलिस्टर को 10% यूज किया गया, अगर उसकी कॉस्ट 20 रुपए घट गई है, मान लो 10 रुपए घट गई है उसकी कॉस्ट, तो बताओ एक बड़े से बड़े फैब्रिक के अंदर या 10,000 मीटर का फैब्रिक है उसके अंदर कितनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली और कितनी सारी मशीनें होती हैं तो कितनी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती होगी। तो थोड़ी थोड़ी चीजें यूज करके या थोड़ा थोड़ा मटेरियल इधर उधर का करके हम पॉलिस्टर की मदद से कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं, डायरेक्टली इसका फैब्रिक बन सकता है और इजिली हमारे पास अवेलेबल होता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है टेरी टॉवेल, ए ब्लेंड ऑफ टेरिलीन, ए टाइप ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सूट्स। आपने कभी टेरी टॉवेल का नाम तो सुना ही होगा, सूट वगैरह का टेरी टॉवेल का सूट होता है, एटलीस्ट कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा। नो सर। नहीं यस सर, सुना है। Yes, बेटा sir. टेरी टॉवेल का जो सूट होता है वो भी एक तरीके का सिंथेटिक फीलिंग देता है। वो एक तरीके का टाइप्स ऑफ जो टेरिलीन है वो पॉलिस्टर का एक टाइप है, उसका यूज किया जाता है वूल के साथ। तो वूल के साथ वो मिक्स करके बनाया जाता है, थोड़ा सा वो गर्म होता है। तो टेरी टॉवेल का आपका सूट बनता है तो वो थोड़ा सा गर्म होता है, ठंडियों में यूज भी किया जाता है। और उसके पास मतलब पॉलिस्टर का यूज इसलिए किया जाता है उसके साथ क्योंकि उसके सिमिलर क्वालिटीज का वो होता है, मतलब पॉलिस्टर और जो इसका टेलरीन क्वालिटी होता है और जो पॉलिस्टर का क्वालिटी है, जो हमारे पास टेलरीन है और जो दूसरा वूल है, वो दोनों की क्वालिटीज लगभग सिमिलर होती है, इसलिए उसको हमें डाइंग एंड ऑल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और उसको हम इजिली यूज भी कर पाते हैं। तो इस दोनों के मिक्सअप से हम एक सूट भी बनाते हैं, तो सूट वगैरह बनाने में यूज किया जाता है इसको। ठीक है। थर्ड पॉइंट है टेरिकॉट, तो सुना ही होगा एटलीस्ट। यस सर। Yes, sir. ठीक है। टेरिकॉट, यस बेटा टेरिकॉट तो हर किसी ने सुना होगा घर में। यस सर। साथ कोई टेरिकॉट का एग्जांपल देना। Sir, dresses का Sir, material skirts. बनता है. बेटा साड़ीज एंड ऑल में टेरिकॉट यूज होता है ना। Yes, sir. Shirts. हाँ बोलो, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, अच्छा। sir. तो जो टेरिकॉट होता है, टेरिकॉट का मतलब क्या हुआ? टेलरीन प्लस कॉटन। टेरिकॉट, सर जब टॉवल के लिए भी यूज होता है ना। हाँ टेलरीन प्लस कॉटन। टेलरीन क्या है? पॉलिस्टर का, पॉलिस्टर को कभी कभी पीईटी भी लिखा हुआ होता है, पॉलिस्टर, और इसको कॉटन बोलते हैं। तो कॉटन प्लस टेलरीन का जो मिक्सअप होता है वो बनाता है टेरिकॉट, और घर में बहुत वाइडली यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत सस्ता मिलता है टेरिकॉट। आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई शर्ट खरीद रहे हो जो कॉटन की है और जो शर्ट खरीद रहे हो पूरी पूरी टेरिकॉट की है, तो आपको पता चलना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि वो सस्ती शर्ट आती है। कभी देखा हो आपने टेरिकॉट की शर्ट लेना? अरे यार वो बार बार उसमें आपके अंदर से स्वेटिंग वगैरह होगी ना, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा उतने अच्छे से जो टेरिकॉट होगा।
क्यों नहीं करता है? अगर आप साड़ी ओढ़ के लेट जाओ या फिर आप सोचो उसको आप पहन के घूम रहे हो, मान लो कोई भी पहन के घूम रहा होता है, तो वो इतने अच्छे से, हाँ बोलो। टेरिकॉट में कॉटन कितना यूज होता है? कॉटन की परसेंटेज बहुत कम होती है टेरिकॉट में, ज्यादातर टेरिलीन की परसेंटेज होती है। एग्जैक्ट परसेंटेज तो यार नहीं आइडिया है मेरे को भी, याद नहीं है। सर कॉट का मतलब कॉटन होता है और टेरी का क्या मतलब होता है? टेरिलीन इज अ टाइप ऑफ पॉलिस्टर। ओके सर। उसके नाम से ही विजिबल है यार, टेरिलीन। सर हाँ सर टेरिलीन और पॉलिएस्टर में से सिमिलर क्या होता है? क्या? सर जैसे नायलॉन 66 एक नायलॉन का टाइप था, वैसे टेरिलीन भी एक टेरिकॉट का टाइप है, उसकी कुछ एक मॉडिफाइड फॉर्म है उसका। नायलॉन 66 था ना, वो नायलॉन का टाइप था, वैसे टेरिलीन भी एक पॉलिस्टर का टाइप है। इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। टेरिलीन भी तो मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा आता है, देखो C10H8O4। जरूरी नहीं है फॉर्मूला वगैरह लिखना, लेकिन अगर आपको जरूरी है, अगर आपको लग रहा है तो आप इसको लिख सकते हो फॉर्मूला। सर आपने क्या लिखा है सर? अगर मैं इसके फॉर्मूले को दिखाऊं तो यार बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब वेराइटीज पूछोगे तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब इसको देखो तो सी यहाँ पर दोनों साइड में ईस्टर कफ टाइप होता है, और ये एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है, और ये एज इट इज ऐसे दिखाई पड़ता है कुछ। इधर भी टाइप ऑफ ईस्टर है, वो है, और ये अच्छा है। मत करना जिसको बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा लग रहा है कि पढ़ना चाहिए तो वही लिखें। बाकी मेरी तो सलाह ये है कि नहीं आता है कहीं पे तो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये फॉर्मूला है टेरिलीन का, ये भी एक पॉलिएस्टर का टाइप है, और इसका यूज कभी कभी होता है, कभी कभी वाइडली यूज किया जाता है टेरिलीन को। और या मतलब अब आप समझ लो कि कोई वेराइटीज है, जैसे कॉटन है तो कॉटन में संकर 60, संकर 69, संकर 56, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटीज होती हैं। ठीक है, तो वो कॉटन, अब एक कॉटन है उसके मटेरियल लगभग सिमिलर होते हैं लेकिन उसकी वेराइटीज अलग अलग होती हैं। तो वैसे टेरिलीन भी एक कॉटन का एक पॉलिस्टर का एक मटेरियल है, तो उसके टाइप का मटेरियल, उसका यूज किया जाता है टेरिकॉट को बनाने में। तो टेरिकॉट हमारे पास बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है। उसके बाद इट इज, बोलो सर ये जो आपने मतलब अभी ड्रॉ करा उसके ऊपर जो आपने फॉर्मूला लिखा है सर, आप रिपीट कर देंगे? सर समझ नहीं आ रहा वो। C10H8O4 होल एन, ये सेम चीज लिखी है जो नीचे लिखी है वही ऊपर लिखी है। अब कार्बन नंबर काउंट करना, C10 इसमें भी आ जाएगा। अब नहीं आपको पता है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ यार, अब बार बार बोलोगे तो फिर क्या करूंगा ऑब्वियसली। जब एन का मतलब क्या है? नंबर यार, यहाँ पर जब आपको वो बना रहा था मैं पॉलीमर, तो यहाँ पर एन लिख रहा था कि नहीं, बहुत सारे नंबर्स होंगे, एक पॉलीमर है। जब कहीं भी एन लिखा हो समझ जाना वो एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब बहुत सारे उसके मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिट्स उसकी अटैच्ड हैं। अगला पॉइंट देखना, इट इज लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉपर्ट, ये कल ही बता दिया था मैंने। टेरिलीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स एंड इट इज वेरी इलास्टिक। कन्वेयर बेल्ट्स को पहचानते हो क्या होती है कन्वेयर बेल्ट? नो सर। यस सर। यस सर। क्या होती है सर एयरपोर्ट पे जब लगेज, जब सर जो लगेज पे जिस पे लगेज रखते हैं। गुड, तो कन्वेयर बेल्ट उसको बोलते हैं जो लगेज वगैरह को ढोने में या फिर वैसी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवाती है, तो वो कन्वेयर बेल्ट होती है। और क्योंकि टेरिलीन क्या होता है, उसका यूज होता है इसलिए क्योंकि टेरिलीन बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब उसमें इलास्टिसिटी होती है, मतलब वो तनने पे तनती भी है, तो इसलिए उसका यूज काफी ज्यादा किया जाता है इसके अंदर, राइट। और उसके बाद पॉलिस्टर, बाकी इतनी पॉइंट बहुत है, अगर आपको आगे भी पढ़ना है तो पढ़ लेना थोड़ा बहुत। एक्रेलिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक्रेलिक में है, एक्रेलिक भी एक टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। तो आप सर इसके पॉइंट्स नहीं लिखवाओगे? नहीं, तो सर हम अपने आप लिखना है? हाँ हाँ ऑब्वियसली ओके सर। ट्राई करना कि अगर तो जब सर जब जब नोट्स जब सारे के सारे मॉड्यूल्स में हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यस सर हम ठीक है। ओके सर। दैट इज तो थियरी के सर थियरी। मतलब हाँ हाँ, सर जैसा पूरा मॉड्यूल ने दिया सब वैसा ही लिखना है ना? नहीं फिर लिखोगे क्यों जब पूरा मॉड्यूल लिखना है तो यार, मतलब पूरा मॉड्यूल उतारने की जगह क्या क्या है, तो वो ऐसा क्यों लिखोगे कहीं पे यार, सर गलत बात करते हैं। क्या ज्यादा ही लिखवा रहे हैं इसमें? जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं जो मैंने बताई हैं चीजें, एक बार जब भी नॉलेज लेना तब वीडियो देख लेना, जब भी मतलब पढ़ना तो एक बार वीडियो साथ में रखना कि आपको पता चले। एक बार देख लोगे तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और चीजें बताऊंगा तो समझ में भी आएगा, नहीं तो ऐसे में बोल देता कि
चलो एक्रेलिक पढ़ लेना, पॉलिएस्टर पढ़ लेना, ऐसे कैसे पता चलता कि क्या होता है टेरिकॉट, क्या होता है टेरी वूल, पता नहीं चल पाता ना, एटलीस्ट खुद से पता चलता क्या? नो या सर। कन्वे बेल्ट क्या होती है? तो ऑब्वियसली इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा थ्योरी का पार्ट है। अब 2-4 ही तो फाइबर है, अब एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा। मेटल नॉन मेटल वगैरह मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसा कि लिखना था वहां पे, तो मैंने लगातार रिएक्शन बताता रहा, जो चीज नहीं भी थी तुम्हारे पास वो भी बताता रहा। लेकिन जब जो चीजें हैं ऑब्वियसली अवेलेबल है, जो 3-4 हेडिंग्स हैं, तो वो तो कम से कम 2-4 फाइबर तो पढ़ ही सकते हो ना आप खुद से। यस सर, पढ़ सकते और उसको भी पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब एक बार देख लेना, अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं उसको भी लिखा दूंगा, ऐसी प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, एक्रेलिक की बात करते हैं। अच्छा, एक्रेलिक जो होता है, एक्रेलिक एक सिंथेटिक फाइबर है। एक्रेलिक का एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि एक्रेलिक सस्ता था, पहली बात तो इसको मानव ने बनाया, मतलब जो भी हमने बनाया या हमारे साइंटिस्ट ने बनाया, जहां भी यूनिट्स थी वहां पर बना। और इसमें बेनिफिट ये हुआ कि ये वूल जैसा एक्ट करता है। जो हमारा वूल फाइबर होता है, वूल जानते हो ना, ऊन, ऊन वाला फाइबर, यस तो सर। जो ये Yes, वूल sir. फाइबर होता है उसकी प्रॉपर्टी और एक्रेलिक की प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होती है, और बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है। अगर मैं एक्रेलिक का कोई फाइबर रख दूं और वूल का फाइबर रख दूं तो कोई पहचान नहीं सकता है। बस प्रॉब्लम इतनी है कि वूल एक नेचुरल फाइबर है और एक्रेलिक एक मैनमेड फाइबर है, बस इतना ही डिफरेंस है। और एक्रेलिक और वूल के बीच का डिफरेंस कोई बता नहीं सकता है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट आया कि नहीं? अब बताओ कहां कहां भेड़ भेड़ खोजते फिरोगे यार, जगह जगह भेड़ तो मिलती नहीं है। बहुत ज्यादा होती है। तो अब बताओ, इतनी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है, वूल का इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। आप सर्दियों के महीने में देखते हो, सीजन में बहुत सारे वूल के कपड़े बनते होंगे, बहुत ज्यादा फैब्रिक तैयार होता होगा। जिस वक्त गर्मी चल रही होती है उस वक्त सर्दियों की तैयारी चल रही होती है कि जब एक सर्दी आएगी उस वक्त कैसे कपड़े को बेचना है, कैसे कपड़े को सेल करना है, तो अभी से बनना स्टार्ट हो गया होगा। तो फिर अब इतना ज्यादा वूल फाइंडेड नहीं है ना, इतना ज्यादा वूल बनता है, तो उसके लिए बहुत सारे टर्म में कई कई बार एक्रेलिक भी यूज होता है। और कई कई बार होता है कि 50-50% का वूल एक्रेलिक का रेशियो भी लेकर के हम फैब्रिक बनाते हैं। कई बार 20-80% का, कोई समझ नहीं सकता कि वो वूल है या एक्रेलिक है। हाँ, कुछ क्वालिटीज होती हैं, उसकी कुछ रिएक्शंस होती हैं जिससे केवल पता चल पाता है, लेकिन एटलीस्ट हमारे लेवल पे तो हम नहीं समझ सकते हैं कि उसको एक्रेलिक बोलेंगे या वूल बोलेंगे, राइट? छू कर या देख कर अपन नहीं पहचान सकते। हाँ, तो बेटा एक्रेलिक के पास जो प्रॉपर्टी है, इट इज वार्म, सॉफ्ट, लाइट एंड फ्लेक्सिबल फाइबर। क्या कोई दिक्कत है इसको? वूल एकदम जैसे वूल जैसा है ना, वूल, ऊन को भी अभी लेना आप, वूल का जो धागा होता है यान, उसको आप तानने की कोशिश करना, वो तन जाएगा। कभी ट्राई किया है? नो सर। अरे यार, ऊन को लेना, ऊन जब किसी के घर में स्वेटर बन रहा हो तो ऊन को लेना, जो यान होता है उसको कहीं एक रस्सी से कहीं एक जगह बांधना और दूसरी तरफ से खींचना, 3-4 बूंद डालना, काफी ज्यादा हद तक वो तनता है। मतलब एक कॉटन का अगर यान ले लोगे और एक ऊन का यान ले लोगे तो ऊन तनेगा, तनता है ना? अरे यार, स्ट्रेचेबिलिटी होती है वूल में। आपका स्वेटर भी स्ट्रेच करता है, आप देखो, अगर आपका जो फैब्रिक होता है ना, वो स्वेटर वाला, वो भी स्ट्रेच करता है, उसमें भी स्ट्रेचेबिलिटी होती है। उसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ना भी मिला हो, अगर तुम इलास्टिक मटेरियल, जैसे कि मान लो रबड़ वगैरह अलग से मिला करके उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो अगर आप ना भी मिलाओ तब भी उसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेचेबिलिटी रहती है। तो वही चीज एक्रेलिक में भी होता है। इट इज वार्म, गर्म होता है, सॉफ्ट होता है, लाइट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। एक्रेलिक यान कैन बी इजिली निटेड। निटेड का मतलब समझ रहे हो, निटिंग क्या होती है? यस सर। बेटा स्टार्ट के ही क्लासेस में मैंने बताया था, निटिंग का मतलब होता है बुनना। जब एक ही टाइप का यार्न यूज हुआ हो और उसको बुन करके कोई फैब्रिक बनाया गया हो तो उसको हम बोलते हैं निटिंग। देख लो, आपको मैं बता देता हूँ, निटिंग कुछ ऐसे होती है, एक बार आप देख लेना ऐसे। सर मैंने कुछ अपने मोबाइल फोन से भी निटिंग। क्या मोबाइल फोन से निटिंग करिए? नहीं सर, वो एक्चुअली क्या है सर, मेरे फोन में मैंने अब कोई फैब्रिक की, जैसे फैब्रिक निट किया जाता है तो उसकी फोटो खींची थी कि सर कैसे निट किया होता है सर। गुड गुड गुड। ये कुछ निटिंग का पैटर्न है और इसमें बहुत सारे निटिंग पैटर्न अलग अलग होते हैं। अब घर में भी देखते होंगे अलग अलग डिजाइन के स्वेटर बनते होंगे, तो अलग अलग बुनने की तरीके हैं ना। उसको कहीं फिंगर इधर कर दी, कहीं फिंगर उधर कर दिया। बीतता है तो मैंने फिंगर कभी करी नहीं, उसको मैंने कभी बुना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, कई कई बार देखता हूँ कि जैसे बिन रहे होते हैं घर में लोग, या मेरे घर में भी मेरी दादी बिनती हैं तो वो इधर उधर फिंगर करके बनाती रहती हैं, तो वो अलग अलग डिजाइन फाइंड होता है ना। ये से अलग अलग कलर। Yes, sir.
कलर नहीं, कलर तो ठीक है, लेकिन डिजाइन को बनाने के लिए अलग अलग टाइप Yes, के sir. हाँ, वो कभी सेम कलर का class में यूज होगा करो ना, ऐसा? सेम कलर का यूज करके भी वो अलग अलग डिजाइन बनाई जा सकती है, पता है कि नहीं तुम्हें? Yes, भैया sir, कलर पता है. सेम है, Yes, लेकिन अगर sir. वही Yes, फिंगर sir. का कमाल होता है कि निटिंग करने का तरीका अलग हो जाता है। और आपको मैं बता दूं, स्वेटर का अगर एक यान आप खोल दो और उस यान से चाहो ना, तो पूरा पूरा स्वेटर खोला जा सकता है, क्योंकि उसमें Yes, एक ही sir. टाइप का यान हुआ, एक ही टाइप का यान यूज हुआ रहता है निटिंग के अंदर। और जो एक्रेलिक फाइबर होता है, इसको निटिंग करना बहुत ईजी होता है, मतलब रफ एंड टफ नहीं होता, सॉफ्ट होता है, इजीली निट हो जाता है। फिंगर में भी अगर आप निट करो ऐसे, तो जैसे मान लो आपको निट करने में प्रॉब्लम नहीं आती वूल वगैरह को, लेकिन अगर आप एक कॉटन की निटिंग करने लग जाओ, तो कॉटन की निटिंग इतनी इजीली नहीं होगी। आप देख लो, आपके हाथ में वो काट भी देगा एटलीस्ट बहुत बार बार वो, अगर कॉटन का निट करोगे या फिर आप पॉलिस्टर का निट करने लग जाओ, तो पॉलिस्टर का निट, कॉटन या वूल? वूल का निट बेटा, वूल का निट इजीली होता है ना, इसीलिए तो वूल का निट ज्यादा करते हैं। और Yes, दूसरी बात, और उसमें आदत भी पड़ गई लोगों की, और मशीनरीज भी वूल का निट इजीली करती हैं, तो और एक्रेलिक का निट इजीली करती हैं। तो वूल और एक्रेलिक में प्रॉपर्टीज लगभग सेम ही होती हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि वूल को, जो हमारा निटिंग होता है, निटिंग टेक्नोलॉजी, तो निटिंग टेक्नोलॉजी से पास करना या निट करना वूल के लिए या फिर एक्रेलिक के लिए इजी होता है, राइट? Yes, sir. Yes, Sir. sir. या Sir, यूं कहें तो मशीनों को भी वैसा ही बनाया गया है यार, जो एक्रेलिक या वूल को जल्दी से निट कर सके या ज्यादा अच्छे से निट कर सके, क्योंकि वूल और एक्रेलिक के ही निटिंग की जरूरत थी हमें, कॉटन वगैरह में तो निटिंग होती नहीं है। हाँ बोलो बेटा। सर एक्रेलिक की भी कॉस्ट कम होती है? एक्रेलिक की ऑब्वियसली कॉस्ट कम होती है तब, अरे इसीलिए तो बता रहा हूँ कि, अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास एक्रेलिक की कॉस्ट कम नहीं होती तो हमारा फायदा क्या होता? फिर तो हम यूज कर लेते। बेटा प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज। एक्रेलिक की अगर कम नहीं होती कॉस्ट, तो हमें उसको वूल से रिप्लेस करने का क्या फायदा होता? Yes. आप बताओ। फिर Yes, तो sir. हमारे पास वूल ही अवेलेबल है यार। अगर मैं स्वेटर में 80-20 का परसेंटेज डाल रहा हूँ, 80% वूल डाल रहा हूँ, 20% उसमें एक्रेलिक मिला दे रहा हूँ, तो मिलाया क्यों मैंने? स्ट्रेंथ भी तो लगभग सिमिलर होती है और सब कुछ सेम था, चलो स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता, लेकिन अगर मैं वूल की वार्मथ को, कंडीशन को दिखाऊं, तो वूल जितना गर्म होता उतना गर्म एक्रेलिक भी होता। फिर एक्रेलिक को यूज करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसीलिए तो यूज किया ना, क्योंकि कॉस्ट कम थी, हमने बनाया था, जितनी जरूरत पड़ती है उतनी बना लेते हैं हम, हमने इंडस्ट्री लगाई है। अब वूल में हम कहाँ भेड़ ढूंढते फिरेंगे यार इधर उधर, कहीं जहां भी Okay, हमें sir. गलत बात समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई दिक्कत है बताओ अभी? Yes, sir. आपकी बात समझ रही हूँ, कोई दिक्कत No, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. समझ गए. पता नहीं यार, चलो ठीक है। तो एक्रेलिक के पास क्या है? एक्रेलिक yarn can be easily knitted and it is cheaper than natural wool and is available in the variety of colors. आगे पॉइंट भी सेम लिखा हुआ है कि इसको हम, ये इजिली अवेलेबल होता है और नंबर ऑफ कलर्स में अवेलेबल होता है, क्योंकि इसको बनाया गया, अगर हमने बनाया है तो ऑब्वियसली हम अपने अकॉर्डिंग कलर डिसाइड कर चुके हैं, अपने अकॉर्डिंग हमने बनाया है। जहां जब अगर यार किसी आदमी नहीं बनाया है तो ऑब्वियसली वो हर तरीके से बनाएगा, क्यों? वो किसी एक ही कलर का बनाएगा। अब ब्लू अकेले तो एक्रेलिक बनाएगा नहीं, या फिर वो रेड अकेले एक्रेलिक तो बनाएगा नहीं, जिस कलर का मन हुआ उस कलर का बना लिया। लेकिन वूल तो नेचुरली जो फाइंड होगा वो सिंपल एक ही कलर का होगा, उसको फिर से कलर करना पड़ेगा। तो और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो कलर नहीं भी होंगी। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक्रेलिक इजीली अवेलेबल है, कम पैसे में अवेलेबल है, और वेराइटीज ऑफ एक्रेलिक अवेलेबल है, तो हम उसको जगह जगह भी यूज भी कर सकते हैं। सर कस्टमाइज इजीली हो सकता है। रेजिस्टेंस टू डैमेज बाय moths and chemicals are highly resistant to sunlight. अच्छा, moths का मतलब क्या होता है? सर इंसेक्ट। हाँ, और केमिकल्स का मतलब तो समझ ही रहे हो, और हाईली रेजिस्टेंस टू सनलाइट, ये बहुत ज्यादा जो इंसेक्ट एंड ऑल होते हैं या केमिकल चेंज होते हैं, तो केमिकल वगैरह से इतना डैमेज होने का चांस इनका नहीं रहता है। और दूसरी बात, सनलाइट से भी डैमेज नहीं होता। ये वूल वगैरह को आप काफी टाइम तक सनलाइट में रखोगे तो उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इनफैक्ट उसके टूटने के भी चांसेस होते हैं, यान ब्रेक होने लग जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन एक एक्रेलिक फाइबर, क्योंकि इसको ह्यूमन बीइंग ने डिजाइन किया है, तो ऐसा डिजाइन ही किया है अपने अकॉर्डिंगली कि ये इसमें एटलीस्ट इतनी क्वालिटी होती है जो कि हमारे डैमेज को रोकती है, किसी मौत से, किसी केमिकल से, या फिर सनलाइट से, जो हाई रेजिस्टेंस ऑफ सनलाइट होती है। अच्छा, एक बात और है, एक्रेलिक को आर्लॉन और एक्रिलैन भी बोलते हैं। बेटा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिखा भी दूं, अगर ऐसी दिक्कत है तो। बाद में मैं लिखाया नहीं ऐसा वैसा।
ठीक है। आ रहा है। एक्राइलिक को हम आर्लॉन भी बोलते हैं या एक्रिलेन बोलते हैं, ठीक है, ये भी उनके नाम है। सर मॉड्यूल में तो OR लिखा है। अच्छा हाँ, ओवर लिखा है, ठीक है, ऑर्लॉन, ऑर्लॉन और एक्रिलेन बोलते हैं। इनके यूजेस एक बार देख लेना। यूजेस में बेटा जैसे पॉलिस्टर का यूज होता है वैसे इसका भी होगा, कुछ वूल की जगह भी इसका यूज हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं इसमें। तो एक्राइलिक फाइबर यूज फॉर मेकिंग स्वेटर, सॉक्स, सॉक्स में भी पॉलिस्टर यूज होता था, और अभी आगे एक्राइलिक का भी पॉलिस्टर में यूज, एक्राइलिक का भी सॉक्स बनाने में यूज होता है ना। तो सॉक बनाने में हमने पॉलिस्टर भी यूज किया था, नायलॉन भी यूज किया था, और एक्राइलिक भी यूज कर सकते हैं। और उसका क्योंकि उसके पास डिस्टेंस सिमिलर लगभग वैसी ही होती है, एक मानो समझ लो कि एक तरीके से मैनमेड फाइबर है। दूसरी बात ये इसमें प्रॉपर्टीज भी जैसे मैनमेड होती है, मतलब जो भी हमने अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी डिसाइड की वैसे अकॉर्डिंगली इसकी प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी बात, इसको हमने चाहा तो जब चाहा तो वूल के जैसा यूज कर लिया, या वूल में हम इसको परसेंटेज मिला करके भी यूज कर सकते हैं, राइट। मतलब कुछ परसेंटेज वूल यूज कर लिया, कुछ परसेंटेज को यूज कर लिया, तो हमारे पास, हाँ जी सर, तो वूल और एक्रेलिक जो होता है वो बेटा सिमिलर क्वालिटी की होने की वजह से एक्रेलिक का कई बार यूज वूल की तरह डायरेक्टली हो जाता है, कई बार परसेंटेज में होता है, और कई बार उसका यूज एज ए पॉलिस्टर वगैरह की तरह भी किया जा सकता है, क्योंकि उसमें भी स्ट्रेंथ एंड ऑल वैसे ही होती है। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होगी। इट इज यूज फॉर मेकिंग, हाँ बेटा बोलो। सर इसके मोनोमर क्या है? किसके? एक्रिलिक। बेटा एक्रिलिक के मोनोमर बताऊंगा, फिर केमिस्ट्री लिखोगे पूरी अभी। बता दीजिए। केमिकल रिएक्शन लिखवा दूं? यस सर, आप सर लिखवा दीजिए सर। ठीक है। बेटा ये इसका मोनोमर है, मैं आपको नाम दिखा दे रहा हूँ, CH। एक्रेलिक कहाँ? आज आपको चेक देना था, आपसे बात करनी थी। बात तो बच्चा का मैं एक चेक भरूंगा तो उससे मैं पूछूंगा आपको बात करनी, मैं समझ नहीं आ रहा है। वो पहले से प्रोजेक्ट आ रही है, आप 5 बजे चले जाते हो। एक्राइलेट और एक्राइलोनाइट्राइल दोनों ही इसके मोनोमर है, अलग अलग मोनोमर, ये भी बनाता है और ये भी बनाता है, ठीक है, तो दोनों ही इसके मोनोमर्स हैं। ठीक है, सर पहला क्या लिखा है? एक्राइलेट, ACRYLATE। मोनोमर का मतलब क्या है? अब यार इसे बताओ, मोनोमर का मतलब नहीं पता, इतने दिन बाद अब ये पूछ रहे हो। पहली क्लास से मैंने दो क्लास तो पॉलीमर में निकाल दी है, अभी मोनोमर पूछ रहे हो यार। आ गया सर, याद आ गया। क्या याद आ गया, बताओ क्या होता है, बताओ बताओ। जो एक यूनिट होती है, क्या क्या कहते हैं उसकी, पॉलीमर की, उसे मोनोमर कहते हैं। इसका मोनोमर मेथैक्रिलेट भी होता है। बात एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर जो सेकंड मोनोमर लिखा है सर, वो एक सिंगल ब्रैकेट में, सर उसको क्या प्रोनाउंस कैसे करते हैं?
एक्रिलोनाइट्राइल। ओके सर। बेटा ये जो यूनिट है इसको आप लगाते चले जाओ। देखो एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको सामने, वैसे अवेलेबिलिटीज हैं इसकी, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो मैं बता दे रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH CN, फिर आप यहीं से शुरू कर दो CH2, यहाँ पे ये आपके CH2 हो जाएगा। अगर आपका एक बॉन्ड एक्स्ट्रा लग रहा है तो ये हो जाएगा CH2, और ये इधर की तरफ CHCN, और ये H हट जाएगा तो यहाँ पे ये CH2 इस CH डबल बॉन्ड CHCN, ठीक है। फिर CH2, फिर एक्चुअली इसकी बैलेंस ही कंप्लीट ऐसे नहीं होगी, अगर आप चाहोगे तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CN CH2 CH डबल बॉन्ड CCN। सर ये तो भी पॉलीमर का है ना? हाँ इसका पॉलीमर है बेटा ये। सर तो अभी ऐसे आप एक दूसरे से ऐड करते चले जाओगे तो ये पॉलीमर बनता चला जाएगा। ऐसे ये कर दोगे और ये कर दोगे, और आप चाहो तो पॉलीमर ना भी लिखो, इसके बस मोनोमर यूनिट आप लिख लो, बहुत है। लिखने की तो वो भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं बता दिया मैंने। सर इसमें इक्वल का क्या इसमें इक्वल लगाया है ना? इक्वल नहीं है, डबल बॉन्ड है यार, मत लिखो प्लीज यार, मैं बोल रहा हूँ। जबरदस्ती किसी से करते हो, बाद में इक्वल और माइनस कर रहे हो। प्लीज डोंट राइट इट, सिंगल बॉन्ड है। प्लीज डोंट राइट इट प्लीज। ठीक है। सर आपने ऊपर वाला स्ट्रक्चर किसका बनाया है? इसके मोनोमर का है बेटा, और इसका नाम है एक्रिलेट, और ओके सर। एक्रिलोनाइट्राइल का भी बोल सकते हो, एक्रिलोनाइट्राइल भी सेम चीज को बोलते हैं। देख लो, आगे बढ़ूं। यस सर। यस सर। इसका यूज कार टॉप्स में होता है, कोट कवर्स में होता है, फिल्ट्रेशन मटेरियल में होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हो एक बार अगर आपको मन कर रहा है तो। ठीक है। यस सर। आगे बढ़ूं। यस सर। यस सर। यस सर। अगला है आपका स्पैंडेक्स फाइबर। पहले बात लिखना स्पैंडेक्स क्या होता है। लिखना स्पैंडेक्स इज ए लाइट वेट सिंथेटिक फाइबर। लिखना इट इज ए लाइट वेट synthetic fiber that is used to make stretchable clothing, that is used to make stretchable clothing, it is used to make stretchable clothing such as sports wear, such as sport wear, से स्पोर्ट वेयर को बनाने में यूज किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ ए लॉन्ग चेन पॉलीमर कॉल्ड, इट इज मेड अप ऑफ ए लॉन्ग चेन पॉलीमर। अच्छा, लॉन्ग चेन या शॉर्ट चेन पॉलीमर का मतलब समझते हो? ये से जो बहुत दूर तक जाए या बहुत लंबा जाए वो लॉन्ग चेन, और एक्सीलेंट। मेड अप ऑफ ए लॉन्ग चेन पॉलीमर बेटा टॉपिक बोरिंग तो नहीं लग रहा? नो सर। नो सर। नो सर, नो सर। called polyurethane, polyurethane।
right? Yes, sir. Which is produced by, या polyethylene is produced by, ऐसे लिखना, which is produced by reacting a which is produced by reacting a polyester with diisocyanate. With diisocyanate. डाइआइसोसिनेट क्या होता है? वो भी एक फॉर्मूला होता है, अब यार उसका भी लिखोगे, बस नाम याद कर लो बस। सर ये जो आपने रेड पेन से लिखा है सर वो नेक्स्ट पॉइंट है? क्या बेटा? सर जी जो आपने रेड पेन से लिखा है वो नेक्स्ट पॉइंट है? नहीं नहीं, उसी के अंदर है बेटा। ओके सर। बेटा स्पेंडेक्स भी एक तरीके का फाइबर है, ये भी एक लाइट वेट सिंथेटिक फाइबर है जिसको कि स्ट्रेचेबल क्लॉथिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे स्पोर्ट्स वियर एंड ऑल के बनाने में। इट इज मेड अप ऑफ एक लॉन्ग चेन पॉलीमर कॉल्ड polyurethane which is reduced by reacting a polyester with diisocyanate, जिसको पॉलीस्टर और डाइआइसोसाइनेट के रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, राइट? सर तो ये भी पॉलिएस्टर का एक टाइप ही है क्या? नहीं, पॉलीस्टर का टाइप नहीं है, एक्चुअली पॉलीस्टर से रिएक्ट करके बनता है ये। ओके सर। ये उसका कोपॉलीमर है। जब कोई एक पॉलीमर से कोई दूसरा पॉलीमर बने तो उसको कहते हैं कोपॉलीमर। ठीक है, आगे बताऊंगा, अभी एक बार पहले लिख लो। प्रॉपर्टीज में देखना बेटा, लिखा हुआ है दीस फाइबर हैव एक्सीलेंट इलास्टिसिटी, इसके पास अच्छी खासी इलास्टिसिटी होती है। द हाई इलास्टिसिटी ऑफ दीस फाइबर मेक्स देम सुटेबल फॉर यूज इन द क्लॉथ दैट रिक्वायर्ड स्नॉक फिटिंग। स्नॉक फिटिंग मतलब तो बताएगा सर क्या? क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है, आ रही है। आ रही है सर। ये आपकी आवाज बीच में चली आती है क्या? नो सर। ओके, दीज फाइबर हैव एक्सीलेंट इलास्टिसिटी, ध्यान से सुनना, इनके पास अच्छी खासी इलास्टिसिटी होती है। एंड द हाई इलास्टिसिटी ऑफ दीज फाइबर मेक देम सुटेबल फॉर यूज इन क्लॉथ दैट रिक्वायर स्नग फिटिंग। और इन ऐसे फाइबर्स का यूज ऐसे उनके लिए किया जाता है, ऐसे फैब्रिक को बनाने में किया जाता है जो हमारे लिए अच्छी खासी फिटिंग दे। स्नग फिटिंग का मतलब होता है सुखद फिटिंग, ठीक है, जो यूज करने में अच्छे हों, जो अच्छी फिटिंग देते हों, ऐसे फाइबर को बनाने में, और ऐसे उससे ऐसे फैब्रिक डिजाइन करने में इनका यूज करते हैं। और ऐसे स्पोर्ट्स वियर इनसे बनते हैं जिनमें अच्छा खासा कंफर्ट आता है, अच्छी खासी फिटिंग आती है। इज इट राइट और नॉट? जैसे कि स्विमिंग, अगर स्विमिंग के लिए जो कॉस्ट्यूम्स बनते हैं उनकी यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसमें अच्छा खासा आना चाहिए, इलास्टिसिटी, कंफर्ट भी आना चाहिए, फीलिंग अच्छी आनी चाहिए, इसलिए उसका हम यूज करने के लिए स्पैंडेक्स का यूज करते हैं। स्पैंडेक्स इज मिक्स्ड विद अदर फाइबर सच एज कॉटन टू गेट द स्ट्रेच फाइबर व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकिंग टी-शर्ट्स एंड कैप। इसको कॉटन के लिए भी यूज किया जाता है, कॉटन में इसको मिलाते हैं तो कॉटन में थोड़ी सी स्ट्रेचेबिलिटी मिल जाती है। ऐसा कभी देखा होगा ना, कॉटन के भी कुछ कपड़े स्ट्रेच्ड होते हैं। यस सर। यस सर। आजकल तो लगभग बहुत सारे शर्ट्स आते हैं जो आप पहनो तो उसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, चाहे वो कॉटन का हो चाहे टेरिकॉट का हो, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेचेबल मटेरियल मिला करके उसको स्ट्रेच बनाया जाता है। तो कॉटन का भी जो कपड़ा होता है आजकल उसमें भी मिक्स चीजें होती हैं। जैसे मान लो कोई भी ऐसा मटेरियल मिला दिया, जैसे मान लो स्पैंडेक्स मिला दिया। स्पैंडेक्स एक कैसा फाइबर है जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है जिसके पास अच्छी खासी इलास्टिसिटी है। तो अगर इसका यूज कर दिया गया कॉटन के साथ तो कॉटन एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होगा, कॉटन कंफर्ट देगा ह्यूमन बीइंग को, और उसके साथ साथ एक ये भी यूज हुआ रहेगा स्पैंडेक्स। तो स्पैंडेक्स क्या देगा, उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी देगा। तो हमने बताया था ना क्या होती है ब्लेंडिंग, क्या होती है मिक्सिंग। यस सर। तो उसी के साथ यूज किया सकता है। अब जैसे इट इज द कोपॉलीमर ऑफ पॉलीस्टर एंड पॉलीयूरेथीन। आप 30 नंबर पेज पे देख रहे हो ना बातों को? यस सर। यस सर। It is the copolymer of polyester and
पॉलीयूरेथीन। ये पॉलीस्टर और पॉलीयूरेथीन का एक कोपॉलीमर है। यूज इसके कहाँ कहाँ है? इट इज यूज द मेकिंग ऑफ स्विमिंग कस्ट्यूम्स, कैप्स, टी शर्ट्स, वुमेन बियरिंग लेगिंग्स एंड सारी चीजें बता दी है लगभग मैंने इसके बारे में। तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कोई भी कभी भी सिंथेटिक फाइबर का यूज पूछे तो आप सबका कॉमन भी बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सो कॉमन जैसे मान लो टी शर्ट बनाने में तो लगभग सबका यूज होता ही होता है। अब जैसे एक्रेलिक की टी शर्ट हो सकती है, पॉलिस्टर की होती है, नायलॉन की भी होती है और स्पैंडेक्स की भी होती है। तो आपको इसमें जितने भी मटेरियल है ना सिंथेटिक मटेरियल में, सारे का यूज कहीं ना कहीं यूज हुआ ही रहेगा उसका, राइट। तो आप उसको एक तरीके के कॉमन एग्जांपल्स बता सकते हो, उनमें कॉमन टाइप की प्रॉपर्टीज बता सकते हो। जैसे सभी में स्ट्रेचेबिलिटी लगभग थोड़ी थोड़ी होती है, कुछ ज्यादा स्ट्रेच है, कुछ कम स्ट्रेच है, सभी में लगभग स्ट्रेंथ अच्छी होती है, सभी एब्जॉर्ब नहीं करते वाटर को, सभी सिंथेटिक होते हैं, सभी का यूज नेचुरल फाइबर के साथ किया जाता है, सभी का यूज एक नॉर्मल फैब्रिक बनाने में किया जाता है, जहां पर जिस फैब्रिक में एक कॉटन या फिर कोई एब्जॉर्ब करने वाली चीज भी हो, जैसे लिनन या कॉटन या फिर हमारे पास फ्लैक्स एंड ऑल होता है, ठीक है। तो आप सबकी कॉमन चीजें भी इसकी याद कर सकते हो या इसको पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस केवल यूनिट्स अलग अलग होती हैं, नाम अलग अलग होते हैं, राइट। ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. हो गया ना? सबने सबने लिख लिया? समझ में आ गया ना? नोट कर लिया है। कोई प्रॉब्लम? यस Yes, सर। sir. नो सर। कोई बताएगा व्हाट इज स्पैंडेक्स? सर Yes, sir. स्पेंडेक्स एक फाइबर है जो बनता है पॉलिएस्टर और डिसोक्यूनेट से, उनको रिएक्ट करते हैं तब स्पेंडेक्स बनता है। स्पेंडेक्स की क्वालिटी है कि ये बहुत इलास्टिक हो जा इलास्टिकिलिटी इसकी बहुत अच्छी है और ये लाइट वेटेड है। ओके, एनीवन एल्स? सर ये पॉलीयूरेथीन पॉलीमर से बना है and it is used for making swimming suits, leggings, t-shirts, etc. और कोई बताएगा? बेटा समझ में आ रहा है ना? Yes, यस sir. सर। Yes, सर sir. ये स्ट्रेचेबल भी होता है? ऐसा तो नहीं बोलते जा रहे हैं बस। नो सर। सर पूरा समझ में आ सर रहा है। आपने ये क्या लिखा है, रिएक्टिंग अ पॉलिस्टर विद, सर ये जो इसकी स्पेलिंग बोल दीजिए। डाई आइसोसाइनेट, DIISOCYNATE। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? डाई आइसो डाईआइसोसाइनेट का जैसे हम हर का वाटर का फॉर्मूला H2O लिखते हैं, वैसे इसका क्या होता है? क्या इक्वल इक्वल पढ़ने के लिए बता दूं? हाँ, सर क्या? इक्वल पढ़ने के लिए बता दूं? सर रहने दो, मत बताओ। सर बता दीजिए। देखो, RNCA होता है आइसोसाइनेट का फॉर्मूला, RNC डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट, ठीक है। अच्छा, कभी डाई आइसोसाइनेट हो मतलब दो कहीं पे यूज हो जाए, जैसे मान लो CH हो या EN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर EN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, ये CH2 हो गया, इसको डाई आइसोसाइनेट बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक्सक्यूज मी Yes, सर। sir. हाँ जी बताइए। सर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में वैसे क्या डिफरेंस होता है? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बेटा, नहीं बता सकता इस वक्त अभी। 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन का मिक्स बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो इस वक्त तो एटलीस्ट नहीं ही बता सकते हैं क्योंकि बहुत चीजें बतानी पड़ जाएंगी केमिकल बॉन्डिंग में। ओके सर। सर आपने बताया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। हाँ ठीक है, बताया था तो उस वक्त थोड़ा बहुत सही था, बता दिया, नहीं तो बताना सर चाहता। मतलब और वैसे जो सर ये- फंक्शनली जो डाइसोसाइनेट का फॉर्मूला होता है वो लिख लेना, जो मतलब ये तो मैं एक काम चलाओ फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ आर के टर्म में, लेकिन ये होता है मेन डाइसोसाइनेट का फॉर्मूला। सर थोड़ा ऊपर। सर ये डबल बॉन्ड वगैरह कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? 10th में, 9th में, ओके 11th में सर। मेनली। अरे अभी से 9th 10th ज्वाइन कर लो, अभी पढ़ लो, मुझे क्या प्रॉब्लम। ये सर और मजे भी आएंगे आगे क्लास को पढ़ने में। कर लो कर लो।
इसे बोलते हैं बेटा टॉलुइन 2,4 डाई आइसोसाइनेट। जनरली इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट, लेकिन डाई आइसोसाइनेट का मतलब कुछ भी कह सकते हो आप, ये वाला भी डाई आइसोसाइनेट का एक फॉर्मूला हो सकता है। अब जबरदस्ती क्लास को फर्जी रुकवा रहे और कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले को याद करने की, लेकिन ठीक है कर लो। चलो लिखना बेटा, अगला फाइबर लिखना कोरोसील फाइबर। कोरोसील लिखना पहले क्या होता है। कोरोसील इज ए लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। यहां पे लिखना इट इज ए लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने यहाँ ऊपर रेड पेन से क्या लिखा हुआ है? ये वाला यस सर। TOLUENE टॉलुइन 2,4 डाई आइसोसाइनेट। मत करो, मैं बता रहा हूं, डाई आइसोसाइनेट। ठीक है, अच्छा अब लिखना केरोसील के बारे में। सो कोरोसील इज ए लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। सो विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला आप जैसे बाकी के बनते थे वैसे इसमें CHCl हो जाएगा, जैसे एक्राइल वाला था वैसे इसमें CHCl हो जाएगा। इसको बोले पॉली विनाइल क्लोराइड। अब पॉली का मतलब यहाँ पर n फैक्टर हो जाएगा, राइट। विनाइल polymers are heat, electricity and corrosion resistance are unaffected by exposure. इसमें लिखना विनाइल polymers are heat, electricity and corrosion resistance हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के और कोरोजन के रेजिस्टेंट होते हैं। कोरोजन मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा टर्म फिर ऐड होगा। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब उनसे ये खराब नहीं होते। जो इनके पॉलीमर होते हैं हीट से खराब नहीं होते और लाइट से खराब नहीं होते, ठीक है। एंड आर अनअफेक्टेड बाय एक्सपोजर टू लाइट बाय लॉन्ग स्टोरेज, वही सेम चीज हुई, एंड अनअफेक्टेड, ठीक है, एंड अनअफेक्टेड। It is used as wall covering paints. It is used as wall covering paints for waterproofing. Wall covering paints for waterproofing. Paints for waterproofing property. जो हमारा पेंट होता है घर में, उसमें जब वाटरप्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है इस कोरोसील को, ठीक है। कोरोसील अगर उसके ऊपर लगा देते हैं तो वो वाटरप्रूफिंग की तरह से बिहेव करता है, ठीक है। यस सर। एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है, इसका यूज किया, ये इसका बनाया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड से, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंट। भैया हीट इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंट होगा तभी तो हमारी, या हम अगर सनलाइट को अपने अंदर प्रॉब्लम नहीं करने देगा तभी तो हमारे पेंट को वो प्रोटेक्ट कर पाएगा। नहीं पता लगा पेंट तो उड़ गया, गलत कह रहा हूं?
यार पेंट को प्रोटेक्ट No, करने के लिए sir. ऐसा ही चीज तो चाहिए ना जो इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करे या फिर जो हीट को रेजिस्ट करे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, इसका यूज हम वायर इंसुलेशन के लिए भी करते हैं। वायर इंसुलेशन मतलब समझते हो, इंसुलेशन मतलब समझते हो नहीं? कंडक्टिव एंड इंसुलेशन का मतलब समझते हो कि नहीं? कंडक्शन का तो सर जो रोकता है। नहीं, इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? Sir, conduction का पता है. चलो कोई बात नहीं। वायर का जैसे मान लो इंसुलेशन और कंडक्टेंस का मतलब अलग अलग होता है। कंडक्टेंस का मतलब होता है या जो कंडक्टिविटी होती है, मतलब जैसे आप किसी लाइट में अगर फ्लो हो रही है लाइट, तो अगर लाइट में अपने मान लो आपने मेटल बॉडी को टच किया, मान लो कोई रॉड ले ली और मेटल बॉडी को अगर लाइट पे टच किया, वायर पे टच किया, तो आपको करंट लगता है ना? यस सर। Yes, sir. बेटा मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन के Yes, कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट मेटल में बताए ही हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन के sir. कॉन्सेप्ट होते हैं, Yes, और sir. कंडक्टिविटी बताई है। मेरे को याद है अच्छे से कि मैं मेटल जब पढ़ा रहा था, मेटल नॉन मेटल, उस वक्त मैंने कंडक्टिविटी के बारे में बताया था। तो कंडक्टिविटी वही होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करवाती है या आपको करंट लगवाती है। या अगर आप बहुत साधारण वर्णन समझते हो तो आप समझ लो कि करंट लगना जो होता है वो कंडक्टिविटी की वजह से होता है। उसमें चार्ज का फ्लो होता है और लाइट फ्लो होती है उसकी वजह से। तो हमने वही चीज लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, या फिर जब भी हमने मेटल नॉन मेटल पढ़ा था। तो अभी जो हमारा ये वायर है, वायर के जो अंदर होते हैं ना, कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर के ऊपर एक प्लास्टिक वायर क्यों लगाया जाता है? क्या? इसे शॉक ना लगे. करंट 7:30. सर करंट फ्लो होगा तो करंट हमें कंडक्ट नहीं होगा। इंसुलेटर करंट लग हाँ, एक इंसुलेटर ये की तरह चाय लगाया लिया जाता है है कि मेरी। हमारे हाथ पे अगर वो, बन गई? अगर मान लो हाँ चाय बन गई, तुम जाओ अरे यार, तो दे दे यार। तुम प्लीज यार माइक म्यूट कर लो प्लीज। अब जैसे मान लो मैंने वायर लगाया हुआ है, तो वायर के अंदर क्या है, ऊपर प्लास्टिक लगाया है। प्लास्टिक क्यों लगाया? क्योंकि उसको हमने इंसुलेटर बनाना था और हमें करंट वो एक्स्ट्रा ना लगे। तो वैसे ही जो हमारी ये कोरोसील होती है, कोरोसील को भी हम वायर इंसुलेशन की तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोरोसील की लेप लगा दें ऊपर, तो इसके अंदर से इंसुलेशन ही प्रोवाइड करेगा और अंदर से कंडक्टिविटी फ्लो नहीं होगी, यानी कि चार्ज का कोई फ्लो नहीं होगा और ये कंडक्टेंस बिहेवियर शो नहीं करेगा, राइट? तो हम कोरोसील का यूज उस तरह से भी करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? प्रॉपर्टीज में अगर आप देखो तो प्रॉपर्टीज लिखा है कोरोसील इज ए वाटर प्रूफ एज वेल एज एयर प्रूफ। इट हैज अ ट्रेड नेम ऑफ हाई पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। हमने विनाइल क्लोराइड का फॉर्मुला लिखा दिया और हाई ट्रेड ऑफ विनाइल क्लोराइड का ये एक ट्रेड नेम है। इसका यूज कहां करते हैं? इट इज यूज फॉर कोटिंग फैब्रिक्स ऑफ सिल्क, सिल्क के फैब्रिक को कोट करने के लिए, रेयन को या कॉटन को कोट करने के लिए, एंड टू मेक देम वाटरप्रूफ, उनको वाटरप्रूफ बनाने के लिए। अगर जो बैग वगैरह हम वाटरप्रूफ बनाते हैं तो उनमें हम ऐसे ही कुछ मटेरियल ऊपर लगाते हैं जो कि हमारा वाटरप्रूफिंग, अरे यार वाटरप्रूफ बैग तो एटलीस्ट सबने जाना होगा ना, कभी ना कभी तो Yes, sir. यूज किया ही होगा। Yes, तो वाटरप्रूफ sir. होने का मतलब क्या होता है? क्या उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं लग जाती है? ऐसे कोई फाइबर होता है या कोई ऐसा मटेरियल होता है जो उसके ऊपर हम लेप लगाते हैं, उसके ऊपर हम रखते हैं और उसकी वजह से वो वाटरप्रूफ कर देता है, मतलब वाटरप्रूफिंग कर देता है, क्रिएट वहां पे। तो हम वहां पे कोरोसील यूज कर सकते हैं वाटरप्रूफिंग के लिए। वो अच्छा मटेरियल है और इजीली अवेलेबल है और हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके यूज में, और जैसे कॉटन वगैरह की अगर हमें कपड़े को भी हमें प्रूफ करना है तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं उसको। वॉल कवरिंग में यूज कर सकते हैं, ऐसे वॉल में हमने बताया ही है लास्ट, अभी बताया तुरंत की मान लो पेंट वगैरह कर रहे हैं तो उसके भी कवरिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसके मटेरियल को, ठीक है? तो कोरोसील की ये कुछ यूज हो गया। उसके बाद नेचुरल कहां से हो जाएगा यार, जब पॉलीस्टर का एक फॉर्म है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक फॉर्म है, जब पॉलीमर है तो कहां से नेचुरल हो जाएगा? ठीक है सर विनाइल क्लोराइड के सर CH के नीचे क्या लिखा है फॉर्मूले में? Cl, क्लोरीन लिखा है बेटा, ठीक है? पॉलीविनाइल क्लोराइड की मोनोमर यूनिट लेकर के इसको बनाया गया है, एक सिंथेटिक फाइबर है ये, राइट? एक पॉलीमर की यूनिट किसकी बनती है? इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के रेजिस्टेंस में यूज किया जाता है। मैंने इसकी यूज ही बता दिया। तो नेक्स्ट क्लास में आई थिंक हमको डिस्कस करना है ब्लेंडेड फाइबर। तो ब्लेंडेड फाइबर में आपको बता दूं काफी कुछ मैंने ब्लेंडिंग बता भी दी है आपको। ऐसा नहीं है कि दो फाइबर को ब्लेंड क्यों करते हैं, फाइबर ब्लेंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी, कॉटन पॉलिएस्टर को क्यों मिलाया, नायलॉन पॉलिएस्टर को क्यों मिलाया, कॉस्टिंग के लिए मिलाया। मैंने बताया स्टार्ट में भी कि कॉस्ट के लिए मिलाया, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, कई सारी चीजें मैंने बता दी। यही है ब्लेंडिंग। तो मैं एक बार आपको डिस्कस कर दूंगा थोड़ा बहुत कि ब्लेंडिंग क्यों करते हैं, बाकी फिर आगे नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? सो यू कैन लीव द मीटिंग। Okay, sir. Bye, sir. Bye, Thank you, sir. sir.